इंडिया एक ऐसा देश जहां पुराना ज्ञान है, अलग अलग संस्कृतियां हैं और बहुत सारे संसाधन हैं, हमेशा से ही उन लोगों को आकर्षित करता रहा है जो उसकी दौलत को अपना बनाना चाहते थे। सदियों पहले दूर देशों के शक्तिशाली शासक पहाड़ों और समुद्रों को पार करके आए थे। वो हमारे तटों पर आए, अपने साथ अपनी मान्यताएं, भाषाएं और रीति रिवाज लेकर आए। इसका असर बहुत गहरा था। मंदिरों को अपवित्र किया गया, प्राचीन ग्रंथों को जलाया गया। एक विदेशी ताज का बोझ इस देश पर भारी पड़ रहा था। फिर भी प्रतिरोध की लौ टिमटिमाती रही। कई पीढ़ियों तक भारतीयों को विदेशी शासन का जुआ सहना पड़ा। उन्होंने अपनी संपत्ति लूटते देखा। शासक अपनी श्रेष्ठता के अहंकार में अंधे हो गए थे। वे यह समझने में विफल रहे कि इंडिया पौराणिक फीनिक्स की तरह हमेशा राख से उठेगा। यह बहुत उथल पुथल और बदलाव का समय था। पुरानी व्यवस्था चरमरा गई और एक नई व्यवस्था ने उसकी जगह ले ली। फिर भी सतह के नीचे इंडिया की आत्मा बनी रही। अत्याचार के बावजूद भारतीय लोगों की भावना अटूट रही। धीमी आवाज में, अपने घरों की निजता में उन्होंने अपने गौरवशाली अतीत, बहादुर राजाओं और रानियों, ऋषियों और संतों की कहानियां साझा की, जिन्होंने उनकी धरती को आकार दिया था। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां प्रेरणा का स्रोत बन गई, उनकी समृद्ध विरासत की याद दिलाती रही और एक उज्जवल भविष्य की आशा की किरण बन गई। अन्याय की उपजाऊ जमीन पर बोए गए असंतोष के बीज अंकुरित होने लगे। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक बेचैनी की भावना, आजादी की चाह पूरे देश में फैल गई। असंतोष की फुसफुसाहटें तेज होती गईं, हवा द्वारा सबकॉन्टिनेंट के हर कोने तक पहुंचाई गई। धार्मिक नेता, विद्वान और कवि नए नेताओं के रूप में उभरे। उनके शब्दों ने लोगों के दिलों में विद्रोह की लपटें जगा दी। उन्होंने जनता को उनके गौरवशाली अतीत, उनकी सांस्कृतिक एकता और अपनी पहचान को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाई। उनका संदेश स्पष्ट था, स्वतंत्रता उनका जन्मसिद्ध अधिकार थी और उन्हें इसके लिए लड़ना होगा। आजादी की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक सत्ता की लड़ाई नहीं थी, यह एक सभ्यता की आत्मा को बचाने की लड़ाई थी। यह उनकी चोरी हुई विरासत, उनकी गरिमा और अपने भाग्य का खुद फैसला करने के उनके अधिकार को पुनः प्राप्त करने के बारे में था। शुरुआती विरोध सूक्ष्म था, अत्याचारियों की नजरों से लगभग अदृश्य। इसकी शुरुआत प्राचीन परंपराओं के संरक्षण, निषिद्ध ग्रंथों की गुप्त शिक्षा और अन्यायपूर्ण कानूनों के शांत विरोध से हुई। भारी बल का सामना करने के बावजूद लोगों ने विरोध करने, अपनी पहचान बनाए रखने के तरीके खोज लिए। लेकिन जैसे जैसे अत्याचार बढ़ता गया, वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता गया। जिस चीज की शुरुआत असंतोष की फुसफुसाहट के रूप में हुई थी, वह अवज्ञा के कार्यों में बदल गई। पहले तो छोटे, लेकिन धीरे धीरे और अधिक साहसिक होते गए। अन्यायपूर्ण करों का भुगतान करने से इनकार, विदेशी सामानों का बहिष्कार और स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिए समर्पित गुप्त समाजों का गठन आम बात हो गई। अटूट साहस और अपनी मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम वाले नेता जीवन के सभी रीजनों से उभरे। उन्होंने जनता को एकजुट किया, उनसे अत्याचार की बेड़ियों से मुक्त होने का आग्रह किया। इन नेताओं ने अपने करिश्मा और अटूट प्रतिबद्धता के साथ बिखरे हुए प्रतिरोध को एक शक्तिशाली आंदोलन में बदल दिया। स्वतंत्रता की लड़ाई ने कई रूप धारण किए, सशस्त्र विद्रोह, सविनय अवज्ञा के कार्य, बौद्धिक प्रतिरोध और पारंपरिक कला और शिल्प का रिवाइवल। अवज्ञा के हर कार्य ने, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, विदेशी शासन की नींव को कमजोर कर दिया। ज्वार का रुख बदलना, लड़ी गई लड़ाइयां, जीती गई लड़ाइयां। आजादी की लड़ाई लंबी और कठिन थी। भारतीयों ने अपने अत्याचारियों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। हर लड़ाई राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में जुड़ गई। स्वतंत्रता संग्राम के नायक सामने आए। रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज किंवदंतियां बन गए। भारतीय लोग स्वतंत्रता के झंडे के नीचे एकजुट हुए। उन्होंने अपनी एकता में ताकत पाई। आजादी की लड़ाई लोगों की इच्छा शक्ति की थी और अंत में ज्वार पलट गया। अनगिनत बलिदान रंग लाए। अनगिनत मुस्चिनाओं और महिलाओं के बलिदान, उनके खून ने आजादी के पेड़ को सींचा, आखिरकार रंग लाया। अनगिनत मुस्चिनाओं और महिलाओं के बलिदान, उनके खून ने आजादी के पेड़ को सींचा, आखिरकार रंग लाया।